Good morning students. Today's topic is rule of law and respect for rights. लास्ट हमने जो टॉपिक देखे थे उसके अंदर हमने फेयर इलेक्शन समझा था, उसके बाद वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन समझा था। उसमें हमने यही देखा था कि किस तरीके से फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है ताकि देश को एक सही सरकार मिल सके, ताकि वो गवर्नमेंट देश को सही तरीके से चला सके। ठीक है, और वो जो सरकार जो फेयर इलेक्शन से ही बन सकती है। और इलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, वोट्स कास्ट होते हैं, और वो वोट की जो वैल्यू है वो भी कैसी होनी चाहिए, सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, मतलब एक इंसान का एक वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ इलेक्शन फेयर होने से ही गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है ये अश्योर नहीं हो जाता, और ना ही सिर्फ इस चीज़ से अश्योरेंस आ जाती है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हो गया तो मतलब सब सही हुआ है। यानी इलेक्शन से पहले हमें जितना सावधान होने की ज़रूरत है उतना ही इलेक्शंस के बाद भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी बनने के बाद उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से हमने सोचा था या हमने जो सोचकर उन्हें वोट दिया था। इज़ इट क्लियर? उसी के बारे में रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स आज हम समझने जा रहे हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 के अंदर जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंट मिल गई वाइट माइनॉरिटी से, और तभी से उस कंट्री को जो लीड कर रही थी वो कौन सी पार्टी थी, जानू पीएफ। यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है जानू पीएफ वो पार्टीज़ नेम है। ठीक है, ये जो पार्टी है ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, और इनके जो लीडर हैं वो कौन रहे, रॉबर्ट मुगाबे। इसके जो लीडर थे इस पार्टी के वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, अगर आप चाहें जानू पीएफ को और ज़्यादा समझना तो आप नेट पे देख सकते हैं। बाकी आपके लिए अभी इतना समझना बहुत है कि उस टाइम पर जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट जो है इस नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ओके, और इसके जो लीडर थे उनका नाम दिया हुआ है आपकी बुक में, रॉबर्ट मुगाबे, और ये इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब बात करते हैं द पार्टी that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो पार्टी थी जो रूल कर रही थी वहाँ पे वो कौन सी थी, जानू पीएफ पार्टी, जिसके लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जानू मुगाबे बहुत ही पॉपुलर लीडर रहे थे उस टाइम से, क्योंकि शुरू से वही जो थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन वो इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन यूज़ किया करते थे, यानी गलत तरीके से इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते थे। ठीक है, ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। और उनकी जो सरकार है वो सालों अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ कुछ सालों में हमेशा क्या करती रहती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलती रहती थी, ताकि ज़्यादातर पावर किसको दे दी जाए, प्रेसिडेंट को दे दी जाए, और प्रेसिडेंट जो है वो जनता को लेस अकाउंटेबल हो, यानी लेस या फिर कम जिम्मेदार हो, मतलब रिस्पॉन्सिबल कम हो, लेस रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक हो, और ज़्यादातर पावर किसके हाथ में चली जाए, प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाए। इसलिए वो हमेशा क्या करता रहता था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते रहते थे, जो कि सही नहीं है। ओपोजिशन पार्टी वर्क्स वर हैरेस। देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी होती थी उनके वर्कर्स को परेशान किया जाता था, हैरेस किया जाता था। हैरेस मतलब किसी को परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, यानी उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब की जाती थी, उनके मीटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की जाती थी कि वो कोई मीटिंग नहीं कर पाए, या फिर ओपोजिशन पार्टी जो है वो हमारी कोई गलत चीज़ के ऊपर उंगली ना उठा दे, ये पूरी कोशिश उनकी रहती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और अगर जनता पब्लिक कोई प्रोटेस्ट करती, डेमोन्स्ट्रेशन करती, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करती, अपना रोष दिखाती, रैलीज निकाल करके या फिर नारेबाजी करके, या फिर किसी भी तरीके से अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करती तो क्या करते, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती गवर्नमेंट, जो कि सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ओपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस कर देती ताकि उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। उसके बाद पब्लिक को रोकने के लिए पब्लिक के जो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे लॉ बना देती जो कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कोई भी करे उसको रोक देता। मतलब देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के खिलाफ, मतलब अगर कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसके खिलाफ ऐसे लॉ बना देती थी कि कोई भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? कि टेलीविज़न और रेडियो को
अधिकार नहीं था कि वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सके या फिर प्रिंट कर सके, ठीक है। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और सिर्फ रूलिंग पार्टी जो चाहती थी सिर्फ उसी टाइप का मैटर वो प्रिंट कर सकते थे या फिर टेलीविजन पे शो कर सकते थे। कहने का मतलब पूरी की पूरी मीडिया किसके हाथ में चली गई, रूलिंग पार्टी के हाथ में, कि जैसा वो कहेंगे सिर्फ वही दिखाया जाएगा और सिर्फ वही प्रिंट होगा, यानी कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं छाप सकता। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज, हाँ कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे लेकिन गवर्नमेंट उन्हें इतना हैरेस करती, इतना परेशान करती थी। दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, जो कोई भी उसके खिलाफ जाता उसको वो जीने ही नहीं देती ढंग से। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, इतना ही नहीं, देखिए पब्लिक को तो रोक ही दिया, मीडिया को खरीद लिया या उसको भी बाउंड कर दिया, रूल्स ऐसे बना दिए कि कोई प्रेसिडेंट से ज़्यादा सवाल जवाब कर ही नहीं सकता, ओपोजिशन पार्टी को भी हैरेस कर दिया। अब क्या किया लास्ट में, गवर्नमेंट ने कोर्ट को भी क्या करना शुरू कर दिया, अवॉइड। अगर कोर्ट या जजमेंट्स भी ऐसे पास होते जो कि उसके अगेंस्ट में होते तो वो उसको भी क्या कर देते, उस जज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर देते। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। देखिए जिम्बाब्वे के जो एग्जाम्पल हमने देखा है उसके अंदर हम ये तो समझ रहे हैं कि रूलर की अप्रूवल होना ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। हम ये सोचें कि ये तो काफ़ी सालों से गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है या चला रहा है या ये रूलर तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही होगा। समझ रहे हैं आप, बहुत काफ़ी टाइम से कोई इंसान अगर किसी काम में है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस काम को उतने ही तरीके से कर रहा है, ठीक है। इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic, popular leader autocratic भी हो सकते हैं। autocratic मतलब तानाशाह, यानी अगर ज़्यादा टाइम तक वही रूलिंग पार्टी रहती है तो एक टाइम के बाद वो autocratic होना भी शुरू हो सकते हैं या अपनी मनमानी करना चालू कर सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस ए डेमोक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो हमें ना सिर्फ इलेक्शंस में ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन किस टाइप के हो रहे हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और बाद में भी। देखिए बहुत फेयर इलेक्शन आपने करवा दिए एकदम, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर कोई भी ब्राइब या कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हुई, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हुआ, इलेक्शंस हुए। और मान लीजिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हुए जिसके अंदर सब वोट देने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके वोट्स की एक ही वैल्यू है। लेकिन अब जब रूलिंग पार्टी बन चुकी है तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका टेन्योर है 5 इयर्स का या 6 इयर्स का, उसके अंदर वो बिल्कुल उसी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम करे जिस तरीके से हमने सोचा था। हो सकता है वो ऑटोक्रेटिक हो जाए, हो सकता है काम करते करते वो अनडेमोक्रेटिक हो जाए, ठीक है। वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी सही काम करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। देखिए इलेक्शन से पहले जितना ज़रूरी यह है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए, यानी ओपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए ताकि हम चूज़ कर सकें दोनों के अंदर कि हमें किसको गवर्निंग पार्टी बनाना है, रूलिंग पार्टी किसे बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीज़न, और इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट रेस्पेक्ट करे सिटीज़न के कुछ बेसिक राइट्स का। दे शुड बी फ्री टू थिंक, यानी लोग फ्री होने चाहिए अपनी सोच को सोचने में, मतलब लोग अपनी ओपिनियन रख सके, अपनी थिंकिंग को बढ़ा सके, बोल सके, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, और उनको अधिकार है। मतलब जो हमारी बेसिक रूल है, अभी जैसे मान लीजिए अगर हमें गवर्नमेंट का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम आज़ाद है बोलने के लिए कि सरकार ने ये क्या किया या ये क्यों नहीं किया, और सरकार को जवाबदारी है कि वो हमें जवाब देंगे, वो दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है। तो जनता को बेसिक राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन रख सके, पब्लिक के अंदर अभी एक्सप्रेस कर सके, एसोसिएशंस बना सके टू प्रोटेक्ट
प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी होना चाहिए। देखिए अभी हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा निर्णय गवर्नमेंट ले लेती है कि जिससे हम सहमत नहीं होते, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं करते, हम रैली निकालते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, या फिर हम लोग अपना जो भी एग्रेसिवनेस है वो किसी ना किसी तरीके से उनके अगेंस्ट में दिखाते हैं। और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स वगैरह भी ऐसे जो हमारे सवाल होते हैं उनको प्रिंट करते हैं, गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। तो अधिकार है हमारे पास और होना चाहिए, ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए, बेसिक राइट्स हमें होने चाहिए, और ये राइट का रेस्पेक्ट गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। ठीक है, दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऑर्डर्स को भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसको, गवर्नमेंट को। क्या कि वो जो भी जजमेंट दिया गया है जुडिशरी द्वारा उसको माने, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दे या फिर जज को प्रेशराइज करे। ठीक है, वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर हम इसके बारे में और जानेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। देखिए इतना ही नहीं, इलेक्शन के बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो मन में आए वो कर ले, ऐसा नहीं होता। अगर वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो ऑटोक्रेटिक नहीं होगी, वो उनकी मर्जी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे या किसी की बात ना माने या फिर पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए इसलिए वो अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उन्हें बेसिक रूल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़, उनको क्या करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को कुछ गारंटी, कुछ एश्योरेंस देनी चाहिए, उन्हें माइनॉरिटीज़ की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस, और हर एक निर्णय सेवरल टाइम कंसल्ट करने के बाद लेना चाहिए। बहुत सारे कंसल्टेंट से पूछ करके, सलाह मशवरा करके उन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, क्योंकि हर ऑफिस बियरर के पास, मतलब हर कोई जो ऑफिस में बैठता है, डेजिग्नेशन पे बैठता है, उसके खुद के अपने राइट्स होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मतलब अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियाँ होती है जो कि संविधान ने उसे दी होती है, इसीलिए उन सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल, हर एक कोई जो इस ऑफिस में बैठा है वो सिर्फ जनता को जवाबदार नहीं है, बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, और अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी जवाबदार है। जैसे कि जुडिशरी जो है वो जवाबदार है किसको, गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर को, वैसे ही लेजिस्लेचर जवाबदार रहती है जुडिशरी को। ऐसे इंटरनल चेक चलता रहता है, एग्जीक्यूटिव जवाबदार रहते हैं लेजिस्लेचर को, और ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट या तीनों ऑर्गन्स हैं वो जवाबदार रहते हैं किसको, जनता को। तो इस तरीके से हर कोई अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार रखता है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए इसी के साथ हमारा जो फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का वो खत्म हो रहा है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तानाशाह नहीं हो सकती। वो काम कैसे करती है, अपनी लिमिट में रह के करती है, जो कि किसने सेट की है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज ने। ठीक है, और सिटीजन्स को अपना राइट्स भी देती है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, वन वोट वन वैल्यू रखती है, और साथ ही साथ रेस्पेक्ट करती है सिटीज़न के राइट्स का, और अपनी जो पावर्स है उसको लिमिट में रह के, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन बनाई गई है उसमें रह करके करती है। और उसी के साथ हमने पहले देखा था कि रूलर्स कौन होने चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।